नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रहों का हमारे ज़िंदगी में, हमारे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रहों के कारण ही हम जन्म लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, सोचते विचारते हैं, अपने जीवन को आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इन ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हम जानते हैं कि सूर्य से हमें जीवन मिलता है, प्राण शक्ति मिलती है और पूरे विश्व ब्रह्मांड में सूर्य ही एकमात्र ऐसा शक्ति का स्रोत है जो प्रत्येक जीव प्राणी जगत के अंदर जीवन को सक्रिय बनाए हुए है। सूर्य से ही हम स्वस्थ भी रहते हैं, चाहे हम सूर्य से जितने मर्जी दूरी पर हों, लेकिन सूर्य का एक पल के लिए भी पृथ्वी से अलग हटना, पृथ्वी से दूर जाना पूरे प्राणी जगत को त्रस्त कर देता है। सूर्य हमें जीवनी शक्ति देता है, वैभवता देता है, हमें उच्च श्रेणी का सोचने के लिए बाध्य करता है। हमारे अंदर जो जीवटता है, स्वास्थ्य है, जो निरोगता है, जो इम्यूनिटिकल पावर कहते हैं, वो सब सूर्य के माध्यम से है। इसी तरह चंद्र हमें सोचने विचारने की क्षमता देता है। सोचने विचारने पर ही हम धनी भी रहते हैं, समृद्धशाली भी रहते हैं, सुखद भी रहते हैं। पारिवारिक जीवन भी, गृहस्थ जीवन भी हमें चंद्र के माध्यम से मिलता है। और चंद्र की तो और भी बहुत अद्भुत क्षमता है कि चंद्रमा अंतरिक्ष में भ्रमण करता है, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर प्रभावित हुए तरल को प्रभावित करता है। तरल की संरचना चंद्र से प्रभावित है और तरल के माध्यम से चंद्रमा हमारे मस्तिष्क पर, हमारे सोच विचार पर भी प्रभाव डालता है। इससे चंद्र कलाओं के अनुसार हमारी सोचने विचारने की जो प्रवृत्ति है वो बदलती रहती है। हम रात्रि में एक अलग तरीके से सोचते विचारते हैं, दिन में हम एक अलग भाव में रहते हैं। इसलिए रात्रि होते ही, जैसे ही कि सूर्य अस्त होते हैं, चंद्र का उदय होना शुरू होता है, या चंद्र हमें दिखाई ना दे, किसी और जगह पर उदय हो रहा हो, तो भी हमारे अंदर एक तरह की जो कामुक प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए रात्रि के अंधकार में कामुक अंकुर नए जीवन की शुरुआत की प्रक्रिया शुरू होती हैं। गर्भ धारण की जितनी भी जो घटना है वो रात्रि के दौरान ही घटित होती हैं। प्रसव की पीड़ा भी रात्रि को शुरू होती है। यहाँ तक कि जिन बीजों को हम अपने खेतों में बोते हैं, माली अपने बगीचों में बोते हैं, उन बीजों का अंकुरण भी रात्रि के दौरान ही देखने में आया है। इन अंकुरण की प्रक्रिया का पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिशा हैं उनके साथ भी गहरा संबंध है। साथ ही जो दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके साथ भी गहरा संबंध है। ऐसे कई प्रयोग अभी तक होते रहे और आगे भी होंगे। खैर, ये तो हो गई सूर्य और चंद्र की बात। मंगल के अपने प्रभाव है। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज बुध की। बुध को हमने एक नपुंसक ग्रह के रूप में चिन्हित किया है। वो उसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध की बहुत प्रमुखता है और यदि लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए तो लाल किताब में बुध को सबसे प्रभावशाली ग्रह माना गया है, क्योंकि यदि ये अशुभ ग्रहों के साथ बैठ रहा है तो उन अशुभ ग्रहों की जो क्षमता है उनको 4 गुना बढ़ा देता है। यदि यही शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ ग्रहों की शुभता में 2 गुना वृद्धि करता है। अपना प्रभाव तो देता ही देता है, लेकिन उन ग्रहों की क्षमता में भी अपने प्रभाव के साथ में, अपने मेल के साथ कई गुना वृद्धि करता है। इसलिए बुध का बहुत महत्व है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का भी कारक माना गया है, बुद्धि के साथ ज्ञान विवेक का कारक भी माना गया है, पुत्री का कारक भी बुध है, ज्योतिष का, आत्मज्ञान का, किशोरावस्था का, सौंदर्य का, गणित का, गणित के साथ में विश्लेषण क्षमता का, इन सब का कारक बुध को माना गया है। व्यापार के कारक ही बुद्धि हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में अच्छे ग्रहों के साथ में है तो हम व्यापार में, बुद्धि प्रवीणता में सहजता से सफल हो जाते हैं। हमारे व्यापार में किसी तरह की अड़चन नहीं आती। लेकिन यदि यही बुध अशुभ भावों में पड़ जाएं, अशुभ ग्रहों की संगत में पड़ जाएं, या फिर निर्मल कमजोर होकर स्थापित हो जाएं, तो हमारे व्यापार को न केवल चौपट कर देते हैं, बल्कि हमें व्यापार में कामयाब होने में
स्थापित होने में भी विघ्न बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। एक तो बुध सीधे सीधे ज्योतिष में है, लेकिन लाल किताब दो ग्रहों के मेल से बनने वाले ग्रहों की बात करता है। बुध का मेल शुक्र और राहु के मिलने से मनुष्य के रूप में बुध का रूप ले लेता है, और ऐसे में बृहस्पति और बृहस्पति और राहु का मेल हमारी बुद्धि भ्रम का कार्य भी करता है। इसलिए यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु के साथ विराजमान है तो हमारी बुद्धि के अंदर अनायास नकारात्मक भाव आने लगते हैं, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। वैसे भी बृहस्पति का पीला रंग और राहु का नीला रंग जब मिलते हैं तभी हरे रंग की उत्पत्ति होती है, और ये जो हरा रंग है ये पीले और नीले रंग का मिश्रण है। इसलिए लाल किताब कहती है कि यदि बुध से बचना है तो हमें राहु और बृहस्पति की मेल से बचाव करना है। यदि वो मिलेंगे तो बुध कुरुपित हो जाएंगे, बुद्धि को भ्रम करेंगे और हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लाल किताब का कई सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक रूप से बहुत सहजता से समझ पाते हैं। चंद्र की चांदी, चंद्रमा चांदी के कारक हैं। जब चांदी का हम प्रयोग करते हैं, चांदी का में हम दूध आदि का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि तो विपरीत होती है। हम सकारात्मक सोचते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, और इससे कारण बुद्ध का जो श्राप है, बुद्धि की जो क्रोधावस्था है, अविवेकपूर्ण घटना है, वो नहीं होती हैं। इसलिए पुराने ज़माने में हमारे प्रचलन था कि बच्चों को, वयस्कों को कि चांदी के बर्तनों में ही हम दूध आदि का प्रयोग करने के लिए कहते थे। वैसे एक प्रश्न अभी भी है कि यदि कोई स्त्री गर्भ धारण किए है तो ऐसी स्त्री को यदि हम चांदी के पात्र में दूध और दही का सेवन कराते हैं तो उसका जो बच्चा है वो अद्भुत बुद्धिपूर्ण होता है, अद्भुत क्षमता लेके बहता होता है, वो बौद्धिक श्रेष्ठ प्रतिभाशाली होता है। उसके जीवन में किसी तरह की दुखद स्थितियां, विफलता की स्थितियां देखने में नहीं आती है। लेकिन अब हमने इस प्रचलन को छोड़ दिया है। कांसे के पात्र में दूध आदि का सेवन करना या भोजन करना, उसका कारण भी यही था कि हम अपने ग्रहों को बचा सकें। तो लाल किताब कहती है कि यदि आपको बुद्ध को प्रबल करना है, बुद्ध प्रबल करने का अर्थ है बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना है, उच्च सोच विचार रखना है, व्यापार में आगे बढ़ना है। और बुद्ध तो हमारी बेटी, बहन, बुआ का भी कारक है। तो यदि बेटी, बहन, बुआ पर किसी तरह की मुसीबत ना आए, वो अपने जीवन में सुख समृद्धि से आनंदपूर्वक व्यतीत करती रहें, उनकी संतानें विपीड़ हों, तो भी इसके लिए आवश्यक है कि हम बेटी, बहू, बेटी, बुआ और बहन यानी कि बुद्ध को हम पूरा सम्मान दें, उसकी जो क्षमता है उनको पूरी तरह से विकसित हों। क्योंकि हमारी जो बेटी है, हमारा जो बुद्ध है, वही बेटी तो विवाह के बाद किसी के शुक्र के रूप में परिणत होती है। शुक्र के बाद वो फिर दादी आदि के रूप में, बुजुर्ग स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है। तो बुद्ध जो है वो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। बुद्ध यानी कि भ्रूण अवस्था, बुद्ध यानी कि शिशु अवस्था, भ्रूण यानी किशोर अवस्था। लेकिन जब किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में बदलती है तो यही कुल वधू माता का रूप, स्त्री का रूप लेती है, पत्नी का रूप लेती है। पत्नी फिर माता का रूप लेती है, चंद्र बन जाती है, और चंद्र ही बाद में दादी, बुजुर्ग स्त्री के रूप में जीवन यापन करके पूरे परिवार का मार्गदर्शन करती है, पर पूरे परिवार को अग्रसर होने में, सफल होने में, शांति से एकाग्र रखने में भी मदद करती है। तो बुद्ध की लाल किताब में बहुत महत्वता मानी गई है। बुद्ध को यदि हम
नियंत्रित रखते हैं, शुभ भाव में रखते हैं, तो हमारे जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं खड़ी होती। इसलिए बुद्ध से संबंधित जो साबुत मूंग दाल बताई गई है उसका प्रयोग करना, यदि आपने बुद्ध को प्रबल करना है तो बुद्ध की दाल का सेवन करना चाहिए। यदि बुद्ध की अशुभता को दूर करना हो तो बुद्ध की जो साबुत मूंग की दाल है उसको पानी में भिगो के प्रातःकाल पक्षियों में बांटनी चाहिए। और यदि जीवन की विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं, व्यापार सही तरह से चल नहीं रहा, गृहस्थ जीवन भी हमारा डगमगाने लगा है, मतभेद पैदा हो गए हैं, बेवजह कलह होने लगी है, तो उसके लिए कहा गया है कि जो साबुत मूंग की दाल है वो तांबे के पात्र में भर के उसको ढक्कन लगा के, ढक्कन को सील करके और नियमित रूप से उसको जल प्रभावित करते रहना चाहिए। बुद्ध को जब तक हम संभाल के रखेंगे, बुद्ध को जब तक हम शुद्ध सात्विक भाव में रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा खड़ी नहीं होती, कोई तनाव, कोई भटकने की स्थिति हमारे जीवन में नहीं आती। हमारा व्यापार सुगमता से आगे चलता रहता है। ये छोटी सी बात जानकारी मैंने दी, छोटी सी जानकारी लाल किताब के संबंध में आपके साथ बांटी। इसके लिए आपने मुझे आराम से सुना, इसके लिए धन्यवाद मित्रों से।